हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th एंड 13th ऑफ जून के करंट अफेयर्स। आज की न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज हम कुछ जीआई टैग के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, वीडियो में लास्ट में आपको हेडलाइंस मिल जाएंगी जिससे आप कुछ ही मिनटों में पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर पाएंगे। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे और रिवीजन क्वेश्चन भी है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है। अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको लेनी हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। हमेशा बच्चे पूछते रहते हैं कि ये करंट अफेयर्स किसके लिए है, तो सारे वनडे एग्जाम, जितने भी भारत में वनडे एग्जाम होते हैं, उन सब एग्जाम के लिए आपका ये करंट अफेयर्स बेनिफिशियल है। हाँ, अगर आप किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये करंट आपके लिए यूजफुल है, लेकिन इसके साथ आपको आपके स्टेट का भी करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे जो न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी स्पेशली जो एसएससी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा सेशन रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 12 जून के इंपॉर्टेंट डे से। अगर सेशन पसंद आता है तो आप इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज चल रही है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे उस सीरीज को। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। 12th ऑफ जून। देखिए, हमारे देश में भी जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते जिसमें उनकी जान को खतरा हो, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में एक दिन की सेलिब्रेट करने की शुरुआत की जिसको हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के नाम से जानते हैं। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम 12th ऑफ जून को सेलिब्रेट करते हैं बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी थीम क्या थी? तो थीम है सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 1919 में हुआ था। 1919 से कुछ याद आता है? नहीं याद आता तो मैं बताती हूँ। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हमारी कंट्री में आया था और तभी आईएलओ का फॉर्मेशन भी हुआ था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है एंड डीजी हैं गिलबर्ट होंगबो। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम फ्रेंच ओपन से। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखेंगे, जो पर्सन न्यूज़ में है वो भी हम कवर करेंगे। फ्रेंच ओपन 2023 रिसेंटली कंक्लूड हुआ है और मेन सिंगल का टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं और ये इनका 23rd नंबर का ग्रैंड स्लैम टाइटल है। याद रखेंगे, टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 मेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है और ये इनका 23rd नंबर का ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इन्होंने डिफीट किया है नॉर्वे के टेनिस प्लेयर कैस्पर रूड को। किसे डिफीट किया है? कैस्पर रूड। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। अब नोवाक जोकोविच एक ऐसे टेनिस प्लेयर है जिन्होंने सारे के सारे ग्रैंड स्लैम जो हैं, मतलब चारों ग्रैंड स्लैम एटलीस्ट 3 टाइम्स जीते हैं। ही ऑल्सो बिकम द फर्स्ट पर्सन टू विन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम इवेंट एटलीस्ट 3 टाइम्स। इसके अलावा राफेल नडाल जो कि ओल्डेस्ट फ्रेंच ओपन टाइटल के विजेता रहे थे, उन्होंने इसके रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया है और ये 36 ईयर एंड 20 डेज के ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता है, जिसे रोलैंड गारोस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि राफेल नडाल का जो रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा इस टाइटल को जीतने का, वो रिकॉर्ड भी इन्होंने ब्रेक किया है। किसने? नोवाक जोकोविच ने। तो याद क्या क्या रखना है कि मेन सिंगल का टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने डिफीट किया कैस्पर रूड को, जो कि नॉर्वे के हैं। वीमेन सिंगल में आपको ईगा स्वितेक का नाम याद रखना है, जो कि पोलैंड की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। ईगा स्वितेक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनका नाम आपको याद रखना है। तो देखिएगा, ये मोस्ट मैन ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल सबसे ज़्यादा जीता है नोवाक जोकोविच ने, इनका 23rd नंबर का ये टाइटल हो गया। सेकेंड नंबर पे है राफेल नडाल, 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्होंने अपने नाम किए हैं। फिर थर्ड नंबर पे है रोजर फेडरल, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किए हैं। तो ये तीनों प्लेयर के नाम आप लोगों ने कई बार सुने होंगे। तो इन तीनों प्लेयर के नाम, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और कितने कितने ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। अगर रिसेंटली कोई ग्रैंड स्लैम जीता है तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। चलिए, अब यहाँ पे व्हीलचेयर चैंपियनशिप भी हुई थी, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंच ओपन व्हीलचेयर फाइनल ग्रैंड स्लैम यहाँ चैंपियनशिप 2023 का कौन रहा है? तो जापान के तोकितो ओडा रहे हैं। ये है तोकितो ओडा
और ये यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम व्हील चेयर चैंपियन बन गए हैं 2023 में, और जापान के ये आपके टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो जापान टोकीटो ओडा defeated top rank Elfie Habet of Britain in the French Open Wheelchair Championship to become the sport's youngest Grand Slam Championship 2023। केवल ये 17 साल के हैं। ये जापान के जो ओडा जी हैं ये केवल 17 साल के हैं और यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम व्हीलचेयर चैंपियनशिप इन्होंने जीती है 2023 में। ठीक, इसके अलावा अगर हम फीमेल कैटेगरी में बात करेंगे तो वीमेन सिंगल का टाइटल नीदरलैंड की डाइडे डो ग्रूट ने जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने जीता है वीमेंस जूनियर एशिया कप 2023 का हॉकी टाइटल। ओके, द इंडियन वीमेंस हॉकी टीम डिफीटेड रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू विन द वीमेंस जूनियर एशिया कप 2023 टाइटल इन जापान। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वीमेंस जूनियर एशिया कप 2023 कहाँ हो रहा था? जापान में हो रहा था। फाइनल किसके बीच में हुआ? इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया के बीच में हुआ, और साउथ कोरिया की इसमें हार होती है और भारत पहली बार इस ट्रॉफी को लिफ्ट करने का काम करता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैव वॉन द वीमेन जूनियर एशिया कप। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे कौन रहा है? भारत। सेकंड नंबर पे कोरिया, साउथ कोरिया, एंड थर्ड नंबर पे जापान रहा है। जापान ने डिफीट किया है किसको? चाइना को। ठीक है। रिसेंटली इंडिया हैज सिक्योर अ स्पॉट इन द FIH वीमेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2023 इन चाइल्ड। तो ये भी रिकॉर्ड भारत की हॉकी टीम ने बनाया था। नेक्स्ट बात करेंगे, अब यहाँ पर जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको तो पहले से ही जानकारी होगी। तो इंडिया हार गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और पहली बार ऑस्ट्रेलिया इस चैंपियनशिप को जीता है। आइए पूरी न्यूज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया बाय 209 रन्स टू क्लेम फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल। तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल, जो कि ये चैंपियनशिप लंदन में हो रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है भारत को 209 रन से, 209 रन से, और ऑस्ट्रेलिया बिकम द फर्स्ट टीम टू विन ऑल द ICC टाइटल। ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी टीम बन गई जिसने तीनों मतलब सारे के सारे ICC टाइटल्स को जीता है। इंडिया टीम फाइनल में हार गई ऑस्ट्रेलिया से, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार दूसरी बार इंडियन टीम के साथ ऐसा हो रहा है कि फाइनल में ये टेस्ट चैंपियनशिप को हारी है। लास्ट ईयर भी न्यूजीलैंड से हमने डिफीट किया था 8 विकेट से। अब यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? तो प्लेयर ऑफ द मैच है ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। ओके, चलिए अब बात करते हैं इशाद मैंगो की एक वेराइटी है जिसका नाम है इशाद। अब भारत में कई सारे ऐसे मैंगोज हैं जिनको ना GI टैग मिला है। ओके, तो उनमें से ही आज हम एक और प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कारी इसाद मैंगो ऑफ अंकोला इन उत्तर कर्नाटका गेट्स GI टैग। तो उत्तर कर्नाटका अंकोला में पाया जाने वाला कारी इशाद मैंगो, इसे GI टैग रिसेंटली दिया गया है। बेसिकली जो इशाद मैंगो है ना, इशाद मैंगो की 2 वैरायटी होती हैं, एक कारी इशाद और एक बिली इशाद। कौन कौन सा? एक कारी इशाद होता है और एक बिली इशाद होता है। कारी इशाद जो होता है उसमें थिन स्किन होती है, बहुत स्वीट होता है, पल्प भी ज़्यादा होता है, और जो बिली इशाद होता है उसकी थिक स्किन होती है और लेस पल्प उसमें पाया जाता है, इसकी मोटी स्किन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कारी इशाद है इसमें बहुत जूसी है, बहुत ही इसमें फ्लेवर है, अरोमा है, इसलिए इसे GI टैग यहाँ पे दिया गया है। इनका हार्वेस्टिंग टाइम जो है वो मिड में होता है। GI सर्टिफिकेशन इशूड टू मठा टोटागढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अंकोला, और ये जो है वो 2032 तक 2032 तक ये GI टैग वैलिड रहेगा, क्योंकि आपको पता है GI टैग जो है वो लगभग 10 सालों के लिए वैलिड रहता है। ओके, इतनी चीज़ें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। केरला गवर्नमेंट है, हम आपका मतलब हम में से कोई एक स्टूडेंट है ऐसा है क्या जो केरला से बिलोंग करता है? अगर है तो भाई उसके लिए तो शानदार मौका है पैसे कमाने का। अगर आप किसी को भी केरला स्टेट में अगर आप किसी को भी रोड पे, पब्लिक प्लेसेस पे या प्राइवेट प्लेसेस पे, वाटर बॉडीज़ में कचड़े को डंप करते हुए पाते हो, कोई कचरा फेंक रहा है, रोड पे कचरा फेंक रहा है, या फिर कोई ग्राउंड खाली उस पर कचरा फेंक दिया, तो आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो और आपको 2500 रुपये तक रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसी स्कीम शुरू की है केरला गवर्नमेंट ने। सो केरला गवर्नमेंट लॉन्च अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग इलीगल वेस्ट रोड्स। तो केरला गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके अंतर्गत वो रिवॉर्ड देगी, मतलब अवार्ड्स देगी किसे, अगर कोई रिपोर्ट करेगा, कोई भी व्यक्ति अगर इलीगल तरीके से मतलब गलत तरीके से या गलत जगहों पे वेस्ट मटेरियल को डंप करने का काम करता है। दिस स्कीम इज अ पार्ट ऑफ मलिन मुक्तम नव्य केरलम कैंपेन। तो मलिन मुक्तम नव्य केरलम कैंपेन का ये
कैंपेन का एक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गार्बेज फ्री करने का उद्देश्य स्टेट गवर्नमेंट का है। अंडर दिस स्कीम सिटीजन वुड रिपोर्ट अबाउट द लिटरिंग और डंपिंग इन द पब्लिक प्लेसेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द वाटर बॉडीज। तो पर्सन को यहाँ पर 2500 रुपये तक यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाएगा, और या तो फिर 25% ऑफ द फाइन इम्पोज। तो जो भी जिस व्यक्ति पे भी फाइन लगाया जाएगा उस फाइन का 25% राशि उस व्यक्ति को देगी सरकार जिसने रिपोर्ट की है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम G20 के बारे में। आप सभी को पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। भारत कई सारी मीटिंग कंडक्ट करा रहा है, और जब मीटिंग कंडक्ट होती है तो बहुत सारे डेलीगेट्स भी आते हैं, और जब डेलीगेट्स आते हैं तो यार वो तो हमारे मेहमान हैं, हम कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देंगे, तो क्यों ना एक ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो हमारे इंडियन कल्चर को शो करता हो। तो सबसे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं GI प्रोडक्ट। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ GI प्रोडक्ट दे रही है, किसे? G20 के गेस्ट को। आइए हम देख लेते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में। सो उत्तर प्रदेश टू गिफ्ट GI टैग गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट टू G20 गेस्ट। गुलाबी मीनाकारी, और ये किस रीजन में होती है? तो ये होती है वाराणसी में। वाराणसी में फेमस है, जिन्हें GI टैग भी दिया गया है, और ये हिस्सा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी। इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान मिलेगी इससे। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिफ्ट GI टैग्ड गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट फॉर द विजिटिंग डेलीगेट्स फ्रॉम G20 नेशंस। ओके, इसके लिए 100 से ज़्यादा जो आर्टिस्ट हैं उनको ट्रेन किया गया है, उनके द्वारा ये प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे हम G20 डेलीगेट्स को ये प्रोडक्ट गिफ्ट कर सकें। और बेसिकली ये प्रोडक्ट कहाँ पे क्राफ्ट होते हैं? तो आंसर हो जाएगा वाराणसी में होते हैं। ठीक है, इसके भी 3 हिस्से होते हैं, मतलब ये जो क्राफ्ट है ना बेसिकली 3 अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है। पहला है एक रंग खुला मीना। एक रंग खुला मीना का मतलब है केवल गोल्ड की आउटलाइन करके इनको तैयार किया जाता है, मतलब मल्टीपल कलर यूज नहीं हो रहे हैं। पंचरागी मीना, तो पंचरंगी मीना जो होता है ना, इसमें 5 कलर यूज होते हैं। पंच का मतलब होता है 5, रेड, व्हाइट, ग्रीन, लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू का यूज किया जाता है। और गुलाबी मीना जो है इसमें पिंक कलर ज्यादा यूज किया जाता है। तो गुलाबी मीनाकारी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर G20 डेलीगेट्स को दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम, पंजाब सेट्स टारगेट ऑफ सोइंग पैडी इन 5 लाख एकड़ ऑफ लैंड थ्रू DSR मेथड। तो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि DSR मेथड किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है धान की खेती से, पैडी से, या फिर राइस के कल्टीवेशन से है, जिसका यूज कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? तो पंजाब गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। अगर कोई UPSC वाला एस्पिरेंट है तो उससे पूछा जा सकता है कि DSR मेथड क्या है या और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो इस पूरी बात को आज हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि जो खरीफ का सीजन है उसमें हमारा टारगेट है कि हम 5 लाख एकड़ जमीन पे डायरेक्ट सीडेड राइस मतलब DSR मेथड के जरिए पैडी का कल्टीवेशन करेंगे, जो कि लास्ट सीजन के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। इसके पहला जो सीज़न हुआ था खरीफ का सीज़न, उसमें DSR मेथड का यूज़ करते हुए पंजाब राज्य ने 2.12 लाख एकड़ ज़मीन पे पैडी का कल्टीवेशन किया था DSR मेथड के जरिए, और इस बार ये 5 लाख का टारगेट बना के रखे, 5 लाख एकड़ का। ओके, DSR का फुल फॉर्म क्या हो गया है? डायरेक्ट सीडेड राइस हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी कि सूटेबल एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है, कि किस जोन में इस मेथड का यूज करके हम प्रॉपरली पैडी का कल्टीवेशन कर सकते हैं। और किसानों को यहाँ पे सब्सिडी भी दी जाएगी, किसके लिए? वीडीसाइड के लिए। आप लोगों ने देखा है ना कि जब कोई फसल होती है तो बीच में घास फूस भी उग जाती है, जिसको हम खरपतवार कहते हैं, वीट कहते हैं, तो उनको हटाने के लिए वीडीसाइड एंड हर्बिसाइड्स और जो सीड्स वगैरह हैं उसके लिए सब्सिडी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पे इंगेज करके रखा हुआ है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान केंद्र एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी यहाँ पे लगातार किसानों को ट्रेन करेंगे और मॉनिटर करने का काम करेंगे। अब प्रश्न यही है कि जो DSR मेथड है ये क्या है? क्या ये हमारी जो नॉर्मल कल्टीवेशन की मेथड है उससे डिफरेंस है? तो आइए हम देखते हैं। अच्छा, आप में से कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट हमारा ज़रूर होगा जो कि एक फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, जैसे कि मैं तो करती हूँ। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि धान की जो खेती की जाती है, जब पैडी लगाई जाती है, तो ऐसा नहीं है कि बीज डाल दिए हैं
और खेत में और लगाई जा रही है, ऐसा नहीं होता। एक ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसमें रोपा लगाया जाता है, पानी भर के एक साथ बहुत सारी सैम्पलिंग लगाई जाती है, पैडी लगाई जाती है, और उसके बाद जब थोड़े बड़े हो जाते हैं पौधे तो उनको निकाल के फिर खेतों में लेके जाया जाता है और खेतों में सर्टेन डिस्टेंस पे लगाया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ये नॉर्मल मेथड होती है, इसमें वाटर लॉगिंग की ज़रूरत होती है, मतलब आपको खेत में पानी भरना होता है रोपा लगाने के लिए। तो पहले वो रोपा बड़े होंगे, फिर आप उनको निकालोगे, मतलब उन सैम्पलिंग को निकालोगे और उसके बाद जाके खेत में लगाओगे। तो इसमें आपका एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगने के साथ आपके एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और वाटर की नीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी की कमी है, तो उन एरिया में इस तरीके से मतलब ट्रेडिशनल मेथड से खेती करना, वो भी धान की खेती करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए ऐसी जगहों पे DSR मेथड का यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक भी कहते हैं, इज अ वाटर सेविंग मेथड ऑफ सोइंग पैडी इन एग्रीकल्चर। तो इससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इन DSR द पैडी सीड्स आर डायरेक्टली ड्रिल इनटू द फील्ड, इनको डायरेक्टली फील्ड में ड्रिल किया जाता है, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर ट्रांसप्लांटिंग राइस सेडलिंग फ्रॉम नर्सरी टू द वाटर लॉग फील्ड। तो इसमें ये जो मेहनत है वो तो बच गई। दिस टेक्निक हेल्प इन अ कंजर्वेशन ग्राउंड वाटर कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड which require extensive water for maintaining waterlogged condition। जैसा कि मैंने बताया, फायदा क्या हो जाएगा, तो वाटर कंजप्शन यहाँ पे रिड्यूस होगा, जो आपका लेबर कॉस्ट पड़ता है या जो एक्टिविटीज होती है वो कम लगेंगी, टाइम रिक्वायरमेंट भी इस पर कम लगेगा, और बीट की ग्रोथ भी यहाँ पे मिनिमाइज होती है। पहली चीज़ तो ये। इसके अलावा बस यहाँ पे नॉलेज और स्किल होना ज़रूरी है किसानों के पास, और सीड का सिलेक्शन कैसे करना है, कितनी डेप्थ पे आपको बीज लगाना है, ठीक है, ऑप्टिमम रिजल्ट के लिए कितनी टाइम की ज़रूरत है, तो इसके लिए यहाँ पे एक्सपर्ट की टीम है जिनको ट्रेन करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे अगला न्यूज़ हमारे पास है IGI मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंट्रोड्यूस डिजी यात्रा फैसिलिटी। तो IGI एयरपोर्ट ने इंट्रोड्यूस की है डिजी यात्रा फैसिलिटी। अब डिजी यात्रा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ये ट्रेवल को ईजी बनाती है। कैसे ईजी बनाती है, तो इसके ज़रिए बेसिकली आपको जब एयरपोर्ट आप जाएंगे तो आपको लंबी सी लाइन में वेरिफिकेशन के लिए, सिक्योरिटी चेक के लिए एक लंबी सी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। क्या होता है इसके ज़रिए इनके पास जो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है या फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, उसके ज़रिए आप टर्मिनल एंट्री में जैसे जाएंगे आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा, उसके बाद आप फ्रीली एंड पेपरलेस प्रोसेस के ज़रिए एयरपोर्ट में विजिट कर सकते हैं और अपनी फ़्लाइट तक पहुँच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिजी यात्रा इज़ अ फास्टर, सेफर एंड स्मूथर वे ऑफ ट्रेवल। तो यहाँ पर डिजी यात्रा अलाउ पैसेंजर टू एंजॉय द बेनिफिट्स विदाउट हैविंग टू डाउनलोड द मोबाइल एप्लीकेशन। तो IGI एयरपोर्ट डिजी यात्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सर्वनंदा सोनोवाल के बारे में। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन वर्क्स ऑफ कोचीन फिशिंग हार्बर वॉज लेट एट वेलिंगटन आइलैंड इन कोची। तो वेलिंगटन आइलैंड कहाँ है, कोची में है, और वहाँ पे कोचीन फिशिंग हार्बर का फाउंडेशन स्टोन सर्वनंदा सोनोवाल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे देखते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रुपाला, इन दोनों के द्वारा फाउंडेशन स्टोन इस प्रोजेक्ट का रखा गया है। मकसद क्या है, इसको देखो, जो कोचीन फिशिंग हार्बर है इसको पूरी तरीके से मॉडर्नाइज तरीके से डेवलप किया जाएगा, जिससे जो फिशरमैन है उनकी आय भी बढ़ेगी और उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अच्छी टेक्नोलॉजी उनको फिशिंग करने के लिए प्रोवाइड होगी फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। इस प्रोजेक्ट का मकसद यहाँ पे आपने देख लिया, अपग्रेड करना है कोचीन फिशिंग हार्बर को, जिसके लिए 169 करोड़ रुपए की यहाँ पे लागत लगेगी, मतलब कॉस्ट लगेगा। नेक्स्ट है न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट इन लक्षद्वीप। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अप्रिशिएट किया गया है न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट को। तो न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट कहाँ का है, लक्षद्वीप का है। क्या है ये प्रोजेक्ट, क्यों प्रधानमंत्री अप्रिशिएट कर रहे हैं, आइए हम देखते हैं। तो ये तो लक्षद्वीप है। आप अगर अरेबियन सी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, जो कि लक्षद्वीप है पूरा, जिसकी यहाँ पे आपको कैपिटल कवरत्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। मिनिकॉय आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है जो कि लक्षद्वीप या फिर कवरत्ती को मिनिकॉय से अलग करता है, और वहीं आपको नीचे फिर 8 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। ये तो बेसिक जानकारी है। अब यहाँ पे PM अप्रिशिएटेड न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट इन लक्षद्वीप। तो न्यूट्री प्रोजेक्ट जो है, न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट, उसको सितंबर 2022 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत
लक्षद्वीप के जो फार्मर्स हैं उनको बोला गया था कि आप नई टेक्नोलॉजी को लर्न करो और इन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करो, और इसके अंतर्गत हम 1000 फार्मर्स को जो है वो डिफरेंट वेजिटेबल सीड्स प्रोवाइड करेंगे और आपको ट्रेनिंग भी देंगे कि आपको किस तरीके से इनका कल्टीवेशन करना है। ओके इसके अलावा ऐसी महिलाएं, ऐसे घरेलू परिवार या परिवार जिनकी आय 600 रुपये से कम है, मतलब बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, तो वहाँ पे 7000 फीमेल्स को चिकन भी प्रोवाइड, मतलब मुर्गा मुर्गी प्रोवाइड किए गए थे उनकी फैमिली को इनकम बढ़ाने के लिए। तो ये सारे काम यहाँ पे किए गए थे बेसिकली फार्मर्स की आय को बढ़ाने के लिए और उनको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में मदद करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट लक्षद्वीप का है, तो प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फिलीपींस के बारे में। तो फिलीपींस आपको पता है एक आइलैंड नेशन है जिसकी कैपिटल मनीला है, और आपको साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन के बीच में आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा फिलीपींस देखने को मिलेगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये भारत है हमारा प्यारा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ये पूरा इंडोनेशिया वाला एरिया आपको दिखता है, ये ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर देखो ये जो आइलैंड है यहाँ पर यही आपका फिलीपींस है जिसकी कैपिटल मनीला है। और फिलीपींस अब बहुत सारे आइलैंड से बना है, तो इसमें एक आइलैंड है जिस आइलैंड का नाम यहाँ पर आप देखोगे लुजोन। लुजोन आइलैंड में आपको एक वॉल्केनो देखने को मिलेगा, वॉल्केनो मेयॉन। और वॉल्केनो मेयॉन जो है वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो है। 2018 में ही इसमें इरप्शन हुआ था जिससे कई सारे विलेजर्स को, कई सारे लोगों को डिस्प्लेस करने की ज़रूरत पड़ी थी। वापस से यहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, सल्फ्यूरिक गैसेस निकलना शुरू हो गई हैं, और साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, रिसर्चर्स ने कहा है, वहाँ फिलीपींस की गवर्नमेंट ने कहा है कि आसपास के एरिया को खाली कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मेयॉन वॉल्केनो कहाँ पर है? फिलीपींस में है, याद आ जाएगा। ये एक्टिव वॉल्केनो है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होने के कारण बार बार यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन होते रहते हैं। वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो है मेयॉन वॉल्केनो, इसमें रिसेंटली इरप्शन चल रहा है, फट रहा है। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च वॉइस चैट फीचर टू AI पावर विंग चैट। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वॉइस चैट फैसिलिटी शुरू की गई है विंग चैट में। तो विंग चैट में क्या है, बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति अपने कोई डाउट पूछना चाहता है तो यहाँ पर एक सिंबल आएगा, उस पर क्लिक करके माइक्रोफोन आइकन्स पर क्लिक करके आप अपनी भाषा में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। फिलहाल ये जो वॉइस चैट की फैसिलिटी है ये 5 भाषाओं में है, इंग्लिश, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन एंड मैंड्रिन। इसके बाद फर्दर नई लैंग्वेजेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। विंग चैट के जरिए आप टेक्स्ट टू स्पीच आंसर भी रिस्पॉन्ड करेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट आप सभी को पता है 1975 में बना था। बिल गेट्स यहाँ इसके फाउंडर है, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, एंड सत्या नडेला यहाँ पर चेयरमैन है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये है ऋषि सुनक जी और ये जो बाइडेन जी, और ये दोनों हाथ मिला रहे हैं क्योंकि एक डिक्लेरेशन पे साइन कर रहे हैं जिसका नाम है अटलांटिक डिक्लेरेशन। तो अटलांटिक डिक्लेरेशन किन 2 कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है? तो USA एंड UK, ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन क्या है आइए हम बात कर लेते हैं। सो ब्रिटेन एंड USA के बीच में साइन हुआ है अटलांटिक डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन कवर करता है क्लीन एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैटेगरी के फील्ड में दोनों कंट्री मिलके साथ चैलेंज को फेस करेंगे, जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस है, और साथ में मिलके काम करेंगे। ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ है, पार्टनरशिप हुई है दोनों कंट्री के बीच में, वो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, कमर्शियल एंड ट्रेड रिलेशन के बीच में हुई है। दोनों अपनी सप्लाई चेन को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। साथ ही साथ दोनों यहाँ पे नेगोशिएशन भी हुआ है क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट पे, मतलब जैसे लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, मैग्नीज जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको भी यूटिलाइज कैसे करना है उस पर भी एग्रीमेंट साइन किया गया है। अंतिम न्यूज आज की हम डिस्कस करेंगे हम किस बारे में? महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में। डरबन में हुआ क्या था आप सभी को पता है, 7 जून में 1893 में एक रेलवे स्टेशन था ना जिसका नाम था पीटर मेरिट्सबर्ग। उस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से उतार के फेंक दिया गया था, मतलब ट्रेन से निकाल दिया गया था, क्योंकि वहां पे रंग भेद की नीति चलती थी, गोरे काले की नीति चलती थी, मतलब कलर को लेके यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने फाइट किया था, सत्याग्रह किया था। और इसको हो चुके हैं 130 साल, तो 130th एनिवर्सरी थी, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए INS त्रिशूल भेजा गया था इंडियन नेवी के द्वारा, और इस पूरी सेरेमनी को पूरा सेलिब्रेट किया गया डरबन में। ओके तो शॉर्ट न्यूज देखते हैं। मैनचेस्टर सिटी हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन यूरोप आफ्टर रिप्लेसिंग रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड को रिप्लेस कर दिया मैनचेस्टर सिटी ने और मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब बन गया है यूरोप में।
नेक्स्ट है मुरली श्रीशंकर का नाम आपको याद रखना है, ये लॉन्ग जंपर है और इन्होंने डायमंड लीग पेरिस में ब्रोंज मेडल जीता है, मतलब थर्ड प्लेस को हासिल किया है। तो मुरली श्रीशंकर का रिलेशन किससे है, ये इंडियन लॉन्ग जंपर है। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, माई जीओवी इंडिया गवर्नमेंट डेटा है और उसमें बताया गया है कि ग्लोबल रैंकिंग में डिजिटल पेमेंट में भारत ने टॉप किया है 2022 में। नेक्स्ट है FIH प्रो लीग 2023, इंडिया ने हरा दिया है अर्जेंटीना को, फाइनल मैच नीदरलैंड में। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मतलब RPF ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम है ऑपरेशन अमानत। इसका मकसद क्या था, जो भी लॉस्ट बिलोंगिंग्स हैं लोगों की, थिंग्स हैं, उनको वापस से आर्टिकल्स को ढूंढना। ओके, तो ये हेडलाइंस है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक के भी एक बार पढ़ सकते हैं। लास्ट में हम बात कर लेते हैं हमारे रिवीजन क्वेश्चंस के ऊपर। ओके है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिजी यात्रा फैसिलिटी किस एयरपोर्ट में इंट्रोड्यूस की है, तो आंसर हो जाएगा IGI एयरपोर्ट, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, Which state government has launched Integrated Water Resource Action Plan 2023-25 under अमृत जल क्रांति, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसके बारे में हमने कल मतलब संडे की न्यूज में डिस्कस किया था। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शक्ति स्मार्ट कार्ड किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया है जिससे उस राज्य की महिलाएं फ्री ट्रेवल कर सकती हैं, आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कैंसल ऑल ट्रैफिक चालान फॉर प्राइवेट एंड कमर्शियल व्हीकल्स ऑन पेंडिंग फ्रॉम 2017 टू 2021 रिसेंटली, तो किस राज्य सरकार ने 2017 से 2021 के जितने भी प्राइवेट एंड कमर्शियल व्हीकल हैं उनके ट्रैफिक चालान को कैंसिल कर दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार की स्कीम है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगली बात है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की CFO कौन बन गई है, तो आंसर है रितु कार्ला। ऑप्शन ए। ट्रांस यूनियन सिविल के चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो V अनंत रामन को बनाया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच फुटबॉल क्लब हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन यूरोप, रियल मैड्रिड को रिप्लेस करके बन गया है मैन सिटी या फिर मैनचेस्टर सिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। एडिक्शन फ्री अमृत काल इस नेशनल कैंपेन को किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग, फसई, NCPCR या फिर IMA। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी सारी न्यूज को हम कल डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कल के सेशन में हम अल नीनो इफेक्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, जिसका इफेक्ट आज हमारे मॉनसून पे भी देखा जा सकता है। ओके, तो मिलते हैं कल। टेक केयर एंड बाय बाय।